ओके, हाँ जी। अब मुझे बताओ एक एक करके कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आप लोगों से नहीं हुए, वो फिर बैठ के हम करते हैं। हाँ बताओ। ओके, क्वेश्चन 4 बाइनोमियल। ओके, बोल के बता दो, लिख के बताने, लिख के ही बता दो बेहतर है, ताकि मुझे भी पता लगता रहेगा। मैं इधर स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, 1 मिनट दो। ओके, स्क्रीन नजर आ गई। जी यस सर। सर। ओके, नजर आ रही है। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा कह रहे हो, 4? ये वाला, नूर? जी सर। ओके, क्या हुआ है इसमें? सर इसमें समझ नहीं आ रहा कि वो एक्सपेंशन किधर तक हम्म। लेनी है, क्या करना, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसमें ये पार्ट भी नहीं हुआ। ओके, मैं करा देता हूँ। ओके, पहला भी नहीं हुआ था इसमें? नहीं सर। ओके, मैं बता देता हूँ, दोनों करा देता हूँ। ओके, इस पार्ट में वो ये कहता है कि इट इज गिवन दैट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, अब दो ब्रैकेट्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा था कि जब भी मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो क्या होता है कि आपको एक्सपेंशन करनी है। ठीक है, इसमें आपको कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं चाहिए। इसमें वो कह रहा है एक्स स्क्वायर के बारे में, ये बात कर भी रहा है। अगर आप देखो, ये लिखा हुआ है उसने एक्स स्क्वायर, बट लेकिन जहाँ जहाँ एक्सपेंशन ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो वहाँ पे आपने प्रॉपरली नॉर्मली एक्सपेंशन करनी है। और हमने एक्सपेंशन कहाँ तक करेंगे, अगर हम क्वेश्चन को देख के बताएं? एक्स स्क्वायर तक। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें एक्सपेंशन करनी पड़ेगी। अब इस चीज को हमें दो पार्ट्स के अंदर करना पड़ेगा। पहले तो आप सिर्फ इस ब्रैकेट को पकड़ो और इसकी एक्सपेंशन हम करना शुरू कर लेते हैं, यानी 2 - ax⁵ अब जब इसकी एक्सपेंशन करते हैं तो 5c0 2 की पावर 5 -ax⁻0। फिर इसी तरह 5c1 2 की पावर 4 -ax⁻1। और इसी तरह थर्ड लिखोगे तो 5c2 2 की पावर 3 -ax²। और यहाँ आके हम रुक जाएंगे। कैसे मुझे पता लग रहा है रुक जाएंगे? क्योंकि मुझे x² तक वो कह रहा है, तो हम यहाँ x² तक जाएंगे। अब अगर आप देखो, ये है आखिरी टर्म जिस ax के ऊपर स्क्वायर लग रहा है, तो इसका मतलब है इससे आगे जाने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं यहीं तक इसको एक्सपैंड करूंगा। यहाँ तक समझ आया? यस सर। ओके, अब जरा हम इसकी वो करते हैं, कैलकुलेटर पकड़ो और मुझे एक एक करके बताना शुरू करो। पहले वाला तो मेरा ख्याल है 32 आ जाएगा, इसी तरह ही है। यस सर, पहला वाला सर, 32 है। ओके, इसका आंसर क्या आता है कैलकुलेटर के ऊपर? 5c1 × 2 पावर 4। 80। ओके, तो 80। और ये आगे माइनस ए 80 एक्स। एक्स, ए ठीक एक्स है, स्क्वायर। बिल्कुल ठीक माइनस हो गया। 80 एक्स। बिल्कुल ठीक है, -80 ax लिख लेंगे। इसी तरह अब ये लास्ट वाला करो, 5c2 × 2 क्यूब। 5c2 × 2 क्यूब कितना आता है? सर 80 हो जाएगा ये भी। ओके गुड, ये आ गया मेरे पास 80। अब यहाँ पे नोट करो, ये ए एक्स के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। माइनस का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव रखा है। आगे a² और x²। तो यहाँ तक मुझे एक्सपेंशन चाहिए थी, जो कि मैंने कर ली। अब ये याद रखना है, ये जो हिस्सा है पूरा का पूरा, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस ब्रैकेट। अब उसने कहा ये था कि आपने ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा मल्टीप्लाई बाय 4 + 2x। तो मैं 4 + 2x को यहाँ लिख लेता हूँ।
ये दोनों ब्रैकेट्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है दैट इज इक्वल टू -15। अब आपने करना ये है कि आपने ये देखना है कि ब्रैकेट जब ओपन करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे कौन कौन सा एक्स स्क्वायर बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 को अगर 32 से करूंगा तो क्या एक्स स्क्वायर आएगा मेरे पास? नहीं। नहीं, तो इसको आप इग्नोर कर दो। हम 4 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे एक्स स्क्वायर आएगा, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 80 से। बिल्कुल ठीक 88 है, का 4 को हम एक्सक्यूज। करेंगे। 80 ए बिल्कुल ठीक है, स्क्वायर तो मैं एक्स। इसको लिख लेता हूँ 480 a स्क्वायर ओके। इसी तरह 2x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर आ जाए? -80x। बिल्कुल ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा 2x इंटू -80 ax। अब जब इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं तो ये आएगा 320 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये आएगा -160 a एक्स स्क्वायर। और उसने कहा था कि ये जो कॉफिशेंट है वो एक्स स्क्वायर का जो होगा वो -15 के इक्वल होगा। तो मैं इस चीज को इक्वल टू -15 एक्स स्क्वायर पुट कर लूंगा। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? जी सर। ओके, अब जिस तरह मैंने कहा था कि सारे एक्स स्क्वायर्स हैं, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, तीनों कट के पीछे रह गया 320 a स्क्वायर -160 a, और -15 को मैं इधर ले आऊंगा तो +15 इक्वल टू 0। अब ये मेरी सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखो, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 320 -160 15। अब ये मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली वहां आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के वैल्यूज बतानी है। तो एक ए की वैल्यू आएगी 1/8 और दूसरी वैल्यू इसकी आएगी 3/8। और यही दो वैल्यूज आपने बतानी थी जिसके लिए उसने लिखा था फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। तो दो वैल्यूज आती हैं हमारी। अब बताओ, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन हो? नो सर। ठीक हो गया। इसका बी पार्ट नहीं करना, ये दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन है जो भी हमने नहीं पढ़ा। और बताओ। क्वेश्चन 5 करवा थैंक यू सर, बस यही था। कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। एक एक पहले बाइनोमियल की शीट के क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे के कर लेंगे। तो ओके, क्वेश्चन 4 5 हो का गया, बी उसके पार्ट। अलावा बताओ। क्वेश्चन 5 5 का का बी पार्ट। सर बी कल के पार्ट पेपर की मार्क्स फिटेज कितनी होगी? वेटेज का क्या करना है आपने? सर बता देना सर। आप उसको समझे 100% होगी, अब करेंगे आप। बेटा नहीं ना वेटेज से क्या सर, होता है आप? मार्क्स बता दें, मार्क्स बता दें। बेटा मार्क्स ऑलमोस्ट मेरे ख्याल है 30 तक होंगे। सही। और सर टाइमिंग, टाइम कितना मिलेगा? घंटा। ओके ओके। 1 घंटा 5 क्वेश्चन होंगे। सही है सर। ओके जी, और कौन से क्वेश्चन कह रहे थे बेटा? 5 का बी 5 का बी। Sir, question number 12. ओके, पहले 5 कर लेते हैं फिर 12 कर लेते हैं। बेटा 5 के बी में क्या हुआ? उसने कहा फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 2x टू द पावर ऑफ 6। इसमें क्या चीज समझ नहीं आई थी? पूछ लो। दानियाल आप पूछ रहे थे। उसके इसको हाँ जी सर, ये सी के साथ कनेक्टेड है ना, तो मैं सी पार्ट करता हूँ। बी ठीक आता, सी गलत आता। तो ये बी सी का पार्ट, आंसर ठीक बी आता है, पार्ट आपने सी। कर लिया? हाँ जी, बी पार्ट कर लिया। सी का आंसर गलत आ ओके बी, रहा है। ठीक है, रुक जाओ, बी पार्ट का जो मुझे है आंसर बता सी। देते फिर। मुझे बी पार्ट का आंसर बताओ। अब वो है कि नहीं है पास? सर क्वेश्चन 37 का बी पार्ट। मैं बिल्कुल करा देता हूँ, मुझे बस एक एक करके सारे करते हैं। दानियाल अगर करना है तो बता दो, फिर पहले बाकी कर लेते, फिर एंड पे ये कर लेंगे। अगर आंसर है तो बता दो। सर है, एक मिनट मैं वो ढूंढ रहा हूँ रजिस्टर में लिखा हूँ। मैं, अच्छा ठहरो, मैं नीचे से देख लेता हूँ, रहने दो। सर वो मेरे 5 है ये? सर को। हाँ जी। ओके, 5 का आंसर जो है वो लिखा हुआ है 1 + 12x प्लस 60x² प्लस 160x³ ओके, ये इसका आंसर था।
अब सी पार्ट आप कह रहे हो आपसे वो नहीं हुआ, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ओके, ए पार्ट का भी आंसर होगा। ओके, ए पार्ट की तो एक्सपेंशन मुझे नजर आ रही है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो होगी 1 - 1/x +1/4 x²। ओके, अब वो जो पहले पार्ट का आंसर आया, जो सेकंड पार्ट का आंसर आया, वो दोनों आंसर्स को अगर आप देखो थर्ड पार्ट में आके वो दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है। अब वो मल्टीप्लाई करने के बाद वो हमसे मांग क्या रहा है, वो कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताओ। आपने करना ये है कि आपने देखना है कि मल्टीप्लाई करने पे आपका एक्स किस किस के साथ आता है। बात समझ आई है कि नहीं आई जी सर। कि क्वेश्चन क्या है? ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ दोबारा। 60x² + 160x³ ये मेरा एक ब्रैकेट था। दूसरा जो पहले पार्ट का आंसर था वो ये था 1 - 1/x +1/4x²। अब हम बारी बारी देखेंगे कि किसको मल्टीप्लाई करने से x आएगा सिर्फ। ओके, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करने पे x आएगा? नहीं नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो हाँ, 1 से तो किसी को भी मल्टीप्लाई नहीं करना। जी 12x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सर 1 से ही करेंगे। वन से। बेटा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे या 12 को कह रहे हो? 12 को कह रहा हूँ सर, 12 को कह रहा हूँ, 12 को ओके, 12 को कह 12 रहा को हूँ। कह रहे हो, ठीक है। 12x को 1 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। फिर 60x² को किससे करेंगे? -1/x। बिल्कुल सर ठीक है, कट वो ऐसे कट हो जाएगा। लिखूंगा। बिल्कुल ठीक है, मैं वो लिख देता हूँ ताकि सबको नजर भी आ जाए कि क्या हो रहा है। ये सेकंड टर्म हो गई, और इसी तरह एक तीसरी टर्म भी है। 160x³ को सर किससे लास्ट वाले करेंगे? से, लास्ट वाले से। अगर अब आप देखो तो ये आपकी वैल्यूज कटती हुई आपको नजर आएंगी। कैसे? ये वाला यस सर। x² से कटेगा तो यहाँ पावर 1 रह जाएगी। x² इस क्यूब से कटेगा तो यहाँ पे भी 1 रह जाएगा। तो एक्चुअली 12x + 60x + 160x तीनों लाइक टर्म्स हैं, तीनों को आपस में ऐड कर लो। इसमें क्या मुश्किल था? अच्छा, एक तो चीज मेरे पहले से समझ गलत हो नहीं गई आया। ये। ओके, एक चीज गलत हो गई, ये -1/x था, तो यहाँ पे जो फाइनल साइन है वो एक्चुअली माइनस होना चाहिए था। ये गलती कर दी मैंने, ओके इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो 12 - 60 + 160 करना। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, सर जो 160x होएगा वो 4 के जी साथ रहेगा, वो बिल्कुल रहेगा 4 ना? के साथ आएगा, जी बिल्कुल रहेगा, 4 भी नीचे। ओके, हाँ, 5 हो गया। 5 के बाद बेटा 12 कह रहे थे मुझे। 11 और 12 इस कहाँ गया? ओके, मैं दोनों, मेरा ख्याल है वैसे हमने 11 12 क्लास में नहीं किए थे, मेरा लग रहा है कि 12 शायद हमने किया हो। ओके, किसका ये क्वेश्चन ना है 11 और 12? चलो कोई बात नहीं। नहीं सर क्लास हाँ, में नहीं, आपने होमवर्क में दिया था 12। चलो ठीक है, कोई सर बात नहीं, आपने ठीक है। 14 ओके करवाया था क्लास में। ओके ओके, किस किस को नहीं हुआ मुझे बता दो 11, ताकि जिसको नहीं हुआ वो एक दफा समझा दो। किसी ने कहा था सर मुझे भी मुझसे 11 नहीं में, हुए दोनों। दोनों नहीं हुए। ओके, पहले वाले पार्ट में बेटा वो क्या कहता है कि आपको दो कोफिशिएंट्स चाहिए, एक x⁻⁶ और एक x³। वो कहता है दोनों कोफिशिएंट्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। यहाँ तक बात समझ आ रही है कि क्वेश्चन में वो बताना क्या चाह रहा है हमें? यस सर। ओके, अब आपने करना ये है कि आपने एक्सपेंशन करनी है और आपने देखना है कि आपको x⁻⁶ कहाँ मिल रहा है और x³ कहाँ मिल रहा है। एक्सपेंशन चलो शुरू करते हैं। 6e0 2x² की पावर क्या होगी? हाँ, आपने बतानी है। 6 बिल्कुल ठीक है, और a/x की पावर क्या होनी चाहिए? 0 ठीक हो गया। इसी तरह मैं लिखता हूँ 6e1 2x² की पावर 5 और a/x की पावर 1। अरे बेटे, किसी को ना पता लगे तो वहीं पे रोक के ना पूछ लेना। 4 a/x का स्क्वायर। अब मुझे ये नहीं पता लग रहा कि मैंने यहाँ पे रुकना है कि मैंने आगे चलते रहना है। तो मैं यूजली अगर मैं क्वेश्चन बैठ के कर रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं इतना एक्सपैंड करता हूँ और मैं देख लेता हूँ कि जो पावर्स मुझे चाहिए, यानी x⁻⁶ और x²,
एक्स क्यूब, वो अभी तक मुझे मिली है कि नहीं मिली। अगर मिल गई है तो वेल एंड गुड, मैं रुक जाता हूँ, लेकिन अगर नहीं मिली तो मैं और एक्सपैंड करूंगा आगे भी। अब जैसे मैं किस तरह चेक करता हूँ, ये देखो और से, एक्स स्क्वायर की पावर 6, ये कितना बनेगा? 12 एक्स पावर 12, और नीचे एक्स की पावर क्या बनेगी? 1 जीरो। नहीं, एक्स की पावर बेटा जीरो होगी, वो आंसर 1 है लेकिन एक्स की पावर जीरो होगी, तो ये फाइनल पावर बनती है एक्स पावर 12। तो क्या मुझे ये पहली टर्म चाहिए? नहीं सर। ये जिनका क्वेश्चन था स्पेशली वो देखते रहे, ठीक है, ये टर्म मुझे चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो इस पे आपका फोकस इतना नहीं होना चाहिए। आप अगर हमें स्पेसिफिक टर्म्स चाहिए तो बेहतर है कि आप उनको चेक कर लो कि मुझे कौन सी टर्म्स चाहिए, तो आप इस टर्म को एक किस्म का इग्नोर कर दोगे। जी सर इसके लिए दूसरा फॉर्मूला भी तो लग सकता है, वो TR+1। बिल्कुल, वो अगर आप वो लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें दो टर्म्स ओके चाहिए थी तो मैंने कहा मैं एक्सपैंड कर लेता हूँ। जी ओके, नेक्स्ट वाले में इसमें एक्स की पावर क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर की पावर 5। 10 बिल्कुल ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? एक्स पावर, 1 तो आंसर बना एक्स पावर 9। क्या ये भी नहीं हमें चाहिए? इसको भी आप इग्नोर कर दो। अगले में एक्स पावर क्या है? 8 नेक्स्ट, और डिनोमिनेटर में, 2 x तो फाइनल आंसर आया एक्स पावर 6, और मुझे एक्स पावर 6 चाहिए था। इसका मतलब है एक टर्म तो मेरी ये वाली सिलेक्ट होगी, और एक टर्म अभी भी मिसिंग है, क्यूब वाली, तो इसका मतलब है मैं इसको और आगे एक्सपैंड करता हूँ। अभी मैंने 6c2 तक किया, अब मैं इसको 6c3 भी कर लेता हूँ। 6c3 टू एक्स स्क्वायर की पावर 3 ए ओवर एक्स की पावर भी, और सॉरी बाहर क्यूब लगाना था, ए एक्स की पावर भी 3। इसका भी अब आप चेक कर लो, इस एक्स की पावर क्या बनेगी एक्स स्क्वायर का क्यूब लोगे तो? हाँ सर सही 6 आ जाएगी, इसमें आ जाएगी, एक्स क्यूब आ जाएगी इसमें। ठीक है, नीचे Yes, थ्री sir. सर, 6 और नीचे बिल्कुल 3 सर। ठीक है, नीचे ऊपर एक्स पावर 6 है, नीचे एक्स पावर 3 है, दोनों कैंसिल होंगे तो एक्स क्यूब आएगा। तो एक्चुअली रेलेवेंट टर्म्स आपकी सिर्फ ये दो हैं, आपने इनके ऊपर अपना फोकस करना है। तो पहले तो मुझे आप इसका आंसर बताओ। अब कैलकुलेटर पे आपने लिखना है 6c2 और इंटू 2 की पावर 4, कितना आता है? Say 240 240। एक्स की पावर क्या Yes, लिखी है बताओ? 6 एक्स की पावर 6, और ए की पावर भी आएगी एक, वो भी बताओ। A square बिल्कुल ठीक है, ए स्क्वायर। ये दो चीजें हो गई। इसी तरह ये वाला 6c3 वाला है, इसका भी मुझे आंसर बता दो क्या आएगा। 160 सर, 160। ओके, ये आएगा 160। एक्स और ए क्या X आएंगे? एक्स X क्यूब cube होगा सर, ए बी क्यूब। एक्स क्यूब और ए क्यूब। ठीक हो गया। अब उसने सिर्फ इतना कहा था कि जब आप एक्सपैंड करेंगे इनके कोफिशिएंट्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो एक्स पावर 6 का जो कोफिशिएंट है वो है 240 ए स्क्वायर, और इसका जो कोफिशिएंट है वो है 160 ए क्यूब। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो मैं इसको क्या करता हूँ, 160 ए क्यूब इज इक्वल टू 240 ए स्क्वायर। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये ए स्क्वायर और ए क्यूब काट देते हैं। बड़ा ये याद रखना ये चीज आपने नहीं करनी। इसको करने का तरीका ये होता है कि आप इस टर्म को उठा के इस साइड पे लेके आओ, 160 ए क्यूब माइनस 240 ए स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन क्या निकलता है? ए स्क्वायर, और नंबर भी तो कॉमन और निकलेगा नंबर में बेटा, सर हम ले लेते हैं 80। 4 सर 80 निकलेगा बेटा, 80 ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा। अब 82 जा 160 होता है तो ये 2a, और 83 जा 240 होता है तो ये आएगा। तो 80 ए स्क्वायर इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये बनेगी। दूसरी इक्वेशन बनेगी 2a माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से तो a की वैल्यू 0 आएगी, और यहां से a की वैल्यू आएगी 3/2। समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर। अच्छा, ये करना एक चीज जरूरी इसलिए है कि अगर वो क्वेश्चन में ये लाइन मेंशन ना करता कि a इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट, वो ये ना लिखता, तब ये दोनों आंसर्स लिखने थे।
और काफी दफा हुआ भी है एग्जाम में कि क्वेश्चन आता है जिसमें वो नहीं लिखता, तो आपको दो आंसर्स देने पड़ते हैं। अगर आप ये शुरू में ही ए क्यूब और ए स्क्वायर काट देते ना, तो सिर्फ आपका ये आंसर निकल के आता। तो अगर किसी ने किया और कहे कि सर मेरा तो a/3/2 ऐसे भी आ गया था, वो ठीक है, बट लेकिन अगर ये नॉन जीरो कांस्टेंट ना लिखा होता तो उस केस में एक ही दो वैल्यूज थी, 0 और 3/2। ठीक है, तो इसलिए हमेशा इस तरह ओके से सर। सॉल्व कर। ठीक सर है, बस थोड़ा सा सर एक छोटा सा डाउट है सर, ये क्लियर करते हैं कि सर ये क्या कहते हैं एनसीआर वाला फॉर्मूला और टीआर वाला फॉर्मूला सर ये दोनों कब कब लगाने हैं सर, थोड़ा सा बस हल्का सा बता दें। बेटा बेटा ये जो एक्सपेंशंस करनी हो ना, जैसे अगर आप देख रहे हो ये नीचे आ रहा है ये एक पार्ट जिसमें दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें यूं ही यस हम सर। एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, अगर वो कोई स्पेसिफिक टर्म मांग ले, यस सर। अगर कहते हो तो मैं दिखा देता हूँ, और उसका कोई और पार्ट ना हो, एक ही पार्ट हो, जैसे जैसे ये क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें देख रहे हो एक ही ब्रैकेट है और एक ही पार्ट है, और इसमें वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कह रहा है, तो इसमें वो हमसे स्पेसिफिक टर्म मांग रहा है। जब वो स्पेसिफिक टर्म मांगता है तो हम टर्म का फॉर्मूला लगा लेते हैं। लेकिन अगर कोई इस तरह का पार्ट हो जो अभी हमने किया है, जिसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, पहले पार्ट में तो सिर्फ उसने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मांगा है, सॉरी 13 में उसने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मांगा है, तो आप कहते हो सर हम स्पेसिफिक टर्म का फॉर्मूला लगा लेते हैं। आप लगा सकते हो, उससे पहले पार्ट का आंसर भी आ जाएगा, बट वो प्रॉब्लम नेक्स्ट पार्ट में क्रिएट होगी जब आपको दो ब्रैकेट्स दे रहा है, उसमें मल्टीप्लाई होकर एक से ज्यादा टर्म्स निकलेंगी, तो उसमें प्रेफरेबल ये होता है कि आप एक्सपैंड कर लो। ओके सर, थैंक यू। अगर अगर आप जुबानी कर सकते हो तो ये प्रॉब्लम नहीं है ये, लेकिन मैं एक्सपैंड का इसलिए कहता हूँ कि जो लोग जुबानी नहीं कर सकते, जिनको थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, तो बेहतर है कि आप एक्सपैंड कर लो, बजाय कि आप एक न्यू कंफ्यूजन अपने लिए बैठ के क्रिएट करो। ठीक है, सॉरी एक सेकंड बंद हो गया। हाँ, ओके, और कौन सा क्वेश्चन था बेटा? 13 कह रहे थे? 12 सर। ओ 12 में क्या हुआ बेटा? उसमें उसने कहा कि आपने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म्स रिस्पेक्टिवली ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके ओके, आपने इसके अंदर एक्सपैंड किया? सर समझ ही नहीं आ रहा था इसके अंदर क्या करना है। ओके, समझ ही नहीं आ रहा था। देखो बेटा, ये क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मेरे से वहां पे कट गया। यहाँ पे देखो कि उसने कहा तो हमें कौन कौन से कोफिशिएंट चाहिए बेटा, देख लो एक दफा, फिर मैं ताकि उस स्क्रीन पे जाऊंगा तो फिर पता नहीं लगेगा। कौन कौन से कोफिशिएंट चाहिए लिख लो अपने पास, ताकि फिर मैं पूछता हूँ। जी सर है शीट मेरे पास। ओके, कौन कौन से कोफिशिएंट चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है? सर x square एंड x raised to power 4। बिल्कुल ठीक है, अब आपने इसको याद रखना है और फिर हम इसको करते हैं। ओके, इसको यहाँ पे अब हम देखते हैं। ओके, एक्सपेंशन करते हैं। तो एक्स चाहिए था, एक्स स्क्वायर चाहिए था, और एक्स पावर 4 चाहिए था ना? यस सर। ओके, 7 0 a टू द पावर 7 b x की पावर 0, फिर 7 c 1 a की पावर 6 b x की पावर 1, फिर इसी तरह 7 c 2 a की पावर 5 b x की पावर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ तक मैं ये तीन टर्म्स कर लेता हूँ और देख लेता हूँ जो मुझे चाहिए टर्म्स वो आ गई हैं कि मुझे और एक्सपैंड करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट वाले में आ रहा है सिर्फ एक ही एक्स है और ये एक्स पावर 0 है, तो क्या ये टर्म चाहिए हमें? नो सर। तो ये टर्म आप इग्नोर कर दो। यहाँ पे एक्स पावर 1 आएगा तो हमें चाहिए यस। ये सिलेक्ट हो गया। यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, चाहिए? जी सर चाहिए। एक्स पावर अब देखो खुद देखते जाओ, जो एक्स की पावर है वही बनती जा रही है, तो एक्स पावर 4 के लिए 7c क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर आप जुबानी देख सकते हो तो? 7c4। बिल्कुल ठीक है, तो 7c4 a की पावर 3 bx का पावर 4। तो ये तीन टर्म्स आपको चाहिए, तो पहले तो इनके मुझे आंसर्स बता दो कि इनके आंसर्स आते क्या हैं। पहले का तो आएगा 7a6bx, नेक्स्ट वाले का क्या आता है 7c2 का? 20a5। यस21a5 सर। b स्क्वायर x स्क्वायर, और 7c4 का क्या आता है वो भी बता दो बेटा। 35। 35 a क्यूब b4 x4।
ये हमारी 3 टर्म्स हैं। अब देखो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा है ना, उसने एपीजीपी के साथ लिंक किया हुआ है। कैसे? उसने कहा ये जो 3 टर्म्स हैं आर द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या चीज सेम होती थी, याद है? Yes, वो sir. मल्टीप्लाई और डिवीजन से होते थे। तो उस चीज का नाम क्या था वो बताओ ना। Common ratio. बिल्कुल ठीक कह रहे हो And दोनों, कॉमन रेशियो। आर की वैल्यू सेम होती है जीपी के अंदर। अगर ये एपी होता तो डिफरेंस सेम होता। yes, ओके, sir. तो कॉमन रेशियो निकल, ठीक है, कॉमन रेशियो निकलती कैसे थी, याद है? नेक्स्ट ओवर Yes, sir. प्रीवियस टर्म। तो डिवाइड हो गया T2 over T1 और Or T3 T2 divided over by T2, yes. बिल्कुल ठीक बताया। T3 over T2। आप दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करते हो और देखते हो, तो याद रखना है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड टर्म है। ओके, कॉमन रेशियो निकालते हैं। 21a5b²। अब याद रखो x लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज उनके जो, जी बेटा, सर मल्टीप्लिकेशन में तो हम सारी टर्म्स ही लेते हैं, आपने शुरू वाली टर्म क्यों नहीं ली? कौन सी टर्म नहीं लेते, सॉरी? सारी टर्म्स नहीं लेते, जैसे आपने खुद बताया था कि इससे मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर ये सारे लेते हैं, जैसे जीरो जो हमने जी 7C0 जी है वो क्यों कैंसिल जी कर जी। दिया? देखो वो मैंने लिखा था 7C0, बट क्वेश्चन के अंदर उसने स्पेसिफिकली ये 3 टर्म्स की बात की है। इसके अलावा उसे और कोई टर्म्स नहीं चाहिए। तो जहां जहां मुझे वो टर्म मिली मैंने वो वाली टर्म सिलेक्ट कर ली, क्योंकि वो हमें स्पेसिफिक टर्म्स बोल रहे हैं ना। 3 है वो टर्म्स, वो 3 जब आ जाएंगी आप उनको निकाल लोगे। ठीक है आया सर, समझ के नहीं? ओके, ठीक है, आ गया। वो 3 टर्म्स उसने बता दी ना। अगर आप उसको स्पेसिफिक टर्म के फॉर्मूला से निकालना चाहते हो उससे भी निकाल सकते हो, उसमें गलत नहीं होता बेटा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये ना समझना कि अगर स्पेसिफिक टर्म का फॉर्मूला लगा दोगे तो उससे गलत हो जाएगा। ठीक उससे भी होगा, इससे भी होगा, डिपेंड करता है कि आपको समझ क्या आया है या इजी कौन सा है, या जिससे जल्दी आपके लिए हो रहा है। डजेंट मैटर क्या वो मेथड छोटा है कि बड़ा है, मेथड से फर्क नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज आपका आंसर ठीक आ रहा है और आपको समझ आ रहा है कि वो आंसर कैसे आ रहा है, इट्स फाइन। उसमें ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन अपनी आसानी के लिए आप ये काम कर सकते हो। अगर वो स्पेसिफिक टर्म कह दे तो हम स्पेसिफिक टर्म की तरफ चले जाएंगे, लेकिन अगर हमें इस जिस तरह यहाँ 3-4 टर्म्स चाहिए तो उसमें हम एक्सपेंशन को प्रेफर करते हैं। अगर 3-4 के बजाय कोई एक ही टर्म चाहिए होती है तो हम स्पेसिफिक टर्म का ही फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके। अब T2 डिवाइडेड बाई T1, तो 21a5/7a6b। याद रखो x नहीं लिखने, वो उनके कोफिशिएंट्स हमने लिखने हैं। इसी तरह T3 है मेरा 35a³ b4/21a5b²। ओके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 और 21 कटा तो 3 रह गया, a5 और a6 कटा, b² और b कट गया। इस साइड पे 7 3 = 21, 7 5 = 35। a³ और 5 कटा तो यहाँ स्क्वायर रह गया, और b4 और ये स्क्वायर कटा तो ये रह गया। अब जो रह गया वो पहले मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। यहाँ रह गया 3b/a, और यहाँ रह गया 5b² / 3a² रह गया यहाँ। हाँ, आई थिंक ये रह गया। Yes, sir. ओके, अब देखो आंसर हमें उसने कहा a/b चाहिए, तो इस चीज को अब आपने जहन में रखना है। ठीक है, बस इसको ध्यान रखेंगे, ये हमारा a/b बन रहा है या बनाना पड़ेगा हमें। पहले तो मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये बनता है 9a² b = 5ab²। ठीक हो गया? अगर अब आप नोट करो, ये a² और ये a कट जाएगा, ये b और ये b² का एक b कट जाएगा, तो एक्चुअली में ये रह गया 9a = 5b। यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, sir. अब हमें a और b बनाना था, तो बेसिकली ये जो b इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये जो 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो a और b = 5/9। ऐसे करना था ये क्वेश्चन। Okay, sir. Thank you so much. कोई बात नहीं। ओके बेटा, इसके बाद बेटा बताओ कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 30। क्वेश्चन नंबर 30। Sir, 34. 30। ओके, Sir, 30 कर 30 लेते हैं, का फिर part 34 2. कर
30 का पार्ट 2। ओके, सर 30 का दोनों पार्ट्स पार्ट ए करा हो गया तो दोनों पार्ट्स करा दें। बेटा पहला पार्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो तो सिंपल एक एक्सपेंशन है। पहले तो मुझे ये बताओ क्या चीज उसमें गलत की? आपने एक्सपैंड किया था सर कि स्पेसिफिक एक्सपैंड टर्म नहीं का हो रहा था अच्छा, सर, एक्सपैंड ही वो नहीं हो रहा। स्पेसिफिक ये नहीं सर, स्पेसिफिक टर्म का फॉर्मूला नहीं लग रहा था। देखो देखो, मैंने आपको ये कहा था कि अगर आपने देखना है क्वेश्चन के एक पार्ट है कि दो पार्ट्स हैं, तो 30 के कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स है। कितने पार्ट्स हैं? 2 दो पार्ट्स हैं। तो दूसरे पार्ट को अगर आप देखो, पहले में अगर आप कह देते हो स्पेसिफिक टर्म लगा ले, मुझे मसला नहीं, आप लगा लो। लेकिन जब आप देखते हो सेकंड पार्ट में, तो दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या डिसाइड हुआ था? जब दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम क्या प्रेफर करेंगे? एक्सपेंशन करनी है। एक्सपेंशन प्रेफर करेंगे, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक टर्म करना चाहते हो कर लो, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन वो सेकंड पार्ट में थोड़ा तंग करेगा, ठीक है। तो आप एक्सपेंशन को प्रेफर करो। अब एक्सपेंशन नहीं हुई तो वो मैं बता देता हूँ क्या करनी है। सर आप स्पेसिफिक टर्म करा दें एक दफा, वो मेरे से हो नहीं रहा था। फिर कोई स्पेसिफिक टर्म का क्वेश्चन बताना है। सर ऊपर वाला पार्ट 1 इसका। और इसका पार्ट ए, यस सर, पार्ट 1। पहले डिसाइड कर लो कि आप सिर्फ स्पेसिफिक टर्म समझना चाह रहे हो कि इस क्वेश्चन को करना चाह रहे हो पूरे को। सर पार्ट 1 हाँ, उसमें पार्ट 1 में स्पेसिफिक टर्म यूज होगा ना, तो बेटा वो अगर करा स्पेसिफिक दो। टर्म करना है ना, मैं स्पेसिफिक टर्म करना है, मैं आपको 29 करा देता हूँ, वो भी स्पेसिफिक टर्म है, ठीक है। ओके सर, या यही वाला करना है? एक ही बात है सर। जो चलो बहरहाल जो किया हुआ है मैं उसी को करा देता हूँ। ओके, इसमें मेरा ख्याल है ये 2 माइनस ये वाला ब्रैकेट है। मैं बेटा मैं लिख देता हूँ सबके लिए ताकि पता हो किसकी कर रहे हैं। 2/x माइनस 3x टू द पावर ऑफ 6। ओके, इसको बेटा क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, इसमें वो कह रहा है कि सर मुझे ये बता दें कि स्पेसिफिक टर्म करना हो तो हम क्या करेंगे। तो हमें जो टर्म चाहिए वो उसने लिखी थी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, यही कहा था उसने ना। यस सर। ओके, अब आपने करना क्या है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जनरल फॉर्मूला ये होता है NCR a की पावर n माइनस आर b की पावर r। ये एक जनरल फॉर्मूला है। अब जिस ये वही फॉर्मूला, ये कोई डिफरेंट फॉर्मूला नहीं, नॉर्मल बाइनल एक्सपेंशन वाला ही फॉर्मूला है। तो मैं इसको लिखूंगा 6CR 2/x की पावर 6 माइनस आर और माइनस 3x की पावर r। अब मैंने उस दिन भी बताया था कि आपने नंबर्स को इग्नोर करना है और x को कंबाइन करना है। जैसे एक ये x है, ओके, ये डिनोमिनेटर में इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा? x -1। माइनस हो जाएगा सर। x की पावर -1 6 माइनस आर। और इसी तरह एक ये वाला x है तो मैं इसको लिखूंगा x की पावर r। अगर मैं ब्रैकेट थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो ये बनता है x -6 प्लस r और x पावर r। अब ये लाइक टर्म्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड कर लेते हैं। तो ये बनेगा x -6 प्लस 2r। अब उसने मुझे कहा था कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x में x की पावर क्या रखते हैं? 0 सर। बिल्कुल ठीक है, x पावर 0 के इक्वल रखते हैं, तो मैंने इसको x पावर 0 के इक्वल पुट किया। अब जब मेरी बेसिस इक्वल हो तो मेरी पावर्स भी इक्वल हो जाती हैं। तो इमेजिन, ये कटती नहीं है लेकिन इमेजिन कर लेते हैं ये दोनों x एक दूसरे के साथ कट गए। तो मैं इसको लिखूंगा -6 प्लस 2r इक्वल टू 0। 2r इधर रहेगा, 6 साइड पे, r की वैल्यू 3 हो निकल गए आएगी सर। 3। अब आपने करना ये है, यहाँ खत्म नहीं हो जाता, आपने इसको वापस ऊपर लेके जाना है। ये वाला जो चीज थी आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो एक्चुअली अगर आप एक्सपेंशन करते तो 6C3 के ऊपर आपकी रिक्वायर्ड टर्म निकल के आती। समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। चलो ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था बेटा 30 के बाद? 34 सर। ओके 34। बेटा किसी का रह जाए तो बता देना, कोई बात नहीं, एक एक करके कर लेंगे, लेकिन बता देना। ओके 34। यार ये वैसे मैंने कहा था ये सॉल्व हुआ था वीडियो में, देखी नहीं थी आपने? सॉरी सर, क्या कह रहे हैं आप?
मैंने ये कहा था कि जो मैंने ग्रुप में भेजी थी ना वीडियो नोट्स, ये उस दोनों के अंदर हुआ हुआ था सर वो ये वाला वीडियो एक क्वेश्चन। घंटे की है, क्या वीडियो क्या वीडियोस है ही घंटे घंटे की है, उनको देखने में बेटा? 6 घंटे नीचे लगते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन खोलते ना तो वहां आपको टाइम स्टैम्प और पेपर नंबर के साथ सब लिखा हुआ था, आपने जहमत ही नहीं की देखने की। नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हुए थे, जिस टाइम के ऊपर कौन सा क्वेश्चन सॉल्व, जिस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व हुआ है वो लिखा था मैंने। बहरहाल अभी कर लेते हैं इसको भी। ओके, अब इसमें देखो तो ये प्रॉब्लम 3 - 2x नहीं है हमारे लिए, प्रॉब्लम ये चीज है क्योंकि इसकी पावर n है जो चीज हमें तंग कर रही है। और यहाँ पे वो कहता है कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ x इज 7। तो बेसिकली हमें x चाहिए। पहले तो यहीं तक रुक जाते हैं, जब पहले ये हमें सॉल्व करना आएगा तो ही हम आगे जाएंगे, वरना उसके अलावा हमें कोई फायदा है नहीं इस तरह करने का। तो हम क्या करते हैं, इसकी एक्सपेंशन चलो शुरू करते हैं। रुको, इस ब्रैकेट को मैं लिख लेता हूँ 1 + nx ओवर, सॉरी nx कर दिया, x/2 की पावर n। ओके, अगर मुझे इसकी एक्सपेंशन करनी होती, अगर n ना लिखा होता तो कैसे एक्सपेंशन करते मुझे बताओ, क्या लिखता? The value सर NCR. C के ऊपर वो नंबर आता। ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूँ nc0, ये मेरी पहली टर्म है। 1 की पावर क्या लिखेंगे? n-0 बिल्कुल ठीक है। और x/2 की पावर क्या लिखेंगे? 0 बिल्कुल ठीक हो गया। इसी तरह nc1, 1 की पावर n-1 और x/2 की पावर 1। और इसी तरह नेक्स्ट टर्म होगी मेरी nc2, 1 की पावर n-2 और x/2 की पावर 2। ओके, यहीं तक अभी मैं एक्सपैंड करता हूँ। अच्छा, nc0 का आंसर क्या होता है? अगर नहीं पता कैसे बताना है तो मुझसे पूछ लो। 1 कैसे बताया? सर फर्स्ट C की हमेशा आंसर 1 नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर आप लोग कैलकुलेटर्स के ऊपर देखो 6C0 देखो क्या आंसर आता है, 5C0 देखो, 7C0 देखो, 8C0 देखो, जीरो के साथ जो भी आंसर होता है वो हमेशा 1 होता है। तो अगर वो nc0 भी लिखा है तो हमें पता है कि उसका आंसर 1 ही आएगा, चाहे जो मर्जी कर ले। पहली बात यहाँ तक क्लियर हो गई? यस जी सर. ओके, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर 1 हो, 1 की पावर 100 हो, 1 की पावर 1/100 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 रहता है। और किसी भी चीज की पावर 0 हो तो आंसर क्या रहता है? 1 सर. 1 तो ये तीनों टर्म्स के आंसर एक्चुअली में 1 आ रहे हैं। इसी तरह अगला देखो, nc1 का क्या आंसर आता है भैया? सर ये n बताया था क्लास। बिल्कुल ठीक है। n अगर कोई बंदा अगर देखे कैलकुलेटर के ऊपर 6c1 का आंसर 6 आएगा, 8c1 का आंसर 8 आएगा, 100c1 का आंसर 100 आएगा। तो nc1 का आंसर n आना चाहिए। और इसी तरह 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 आता है। और नेक्स्ट टर्म आएगी x/2। और ये जो तीसरी टर्म है, अब ये एक्चुअली आपके लिए प्रॉब्लम है। इस पे फिलहाल मैं अभी क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, अभी यहीं तक रुक जाते हैं, ठीक है? अभी तक मेरी एक्सपेंशन बनी 1 + nx/2। और ये तीसरी टर्म अभी अननोन है, ये अभी मैं बाद में लिखूंगा। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? Yes sir. ओके, अब बात उसने ये की थी कि बेटा x कोफिशिएंट, x का जो कोफिशिएंट है वो 7 होगा। आप इधर से x का कोफिशिएंट वाली टर्म पकड़ो, विच इज nx/2, दैट इज इक्वल टू 7x। ये बात समझ आई? इस लाइन से लिखा है मैंने। x दोनों साइड्स पे कट गया तो n की वैल्यू क्या निकल के आई? 14। 14 सर. समझ आ गया किस तरह किया है ये मैंने? जी सर. और अब आपने लास्ट में क्या x करना है, कैसे ये जो काटा है आपने? क्या कह रहे हो x कैसे काटा है? बेटा, दोनों साइड्स पे एक एक x है ना, खुद इमेजिन कर लो, ये x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जब जाके डिवाइड होगा तो खत्म नहीं हो जाएगा? सर ये nx/2 जो है वो इज इक्वल टू 7x क्यों हो गया? बिकॉज उसने ये कहा था कि Question कोफिशिएंट ऑफ x इज 7, ये लिखा हुआ है। जी सर. इसका क्या ओके, मतलब सही हो होगा गया. कि यानी इसका जो भी आंसर बनता है वो 7x के इक्वल होता है। इस इक्वल है. लाइन का ये ओके. मतलब है, इसलिए हमने दोनों को इक्वल पुट कर दिया। तो n की वैल्यू यहाँ से निकली 14।
अब सिंपल हो गया आखिरी वाला, जिस तरह वो आगे कह रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब वो हमारे लिए इजी हो गया बिकॉज अब हमने n की वैल्यू निकाल ली है विच इज 14। तो हम इसे लिखेंगे 14c⁻2 1 की पावर 16 x/2 का स्क्वायर। देखो क्या आंसर आता है। अच्छा एक सेकंड सॉरी 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 अरे सॉरी सॉरी 16 रुक कहाँ से जाना। आ गया? बेटा 12 रुक नहीं जाना, होना बेटा चाहिए बेटा 16। एक सेकंड रुक जाना। मैंने अभी दोबारा से क्वेश्चन देखा। एक सेकंड 14 नहीं है, एक सेकंड मैं दोबारा रेस कर रहा हूँ। एक्चुअली ये देख रहे हो यहाँ पे ये साइड में एक ब्रैकेट भी मल्टीप्लाई और थी, मैंने देखा नहीं। इसका मतलब ये है कि ये ब्रैकेट और यहाँ पे था 3 - 2x। वो कहना ये चाह रहा था कि हम टर्म्स को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद जिस जिसके साथ x आ रहा है उनका कोफिशिएंट 7 है। यानी 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कोफिशिएंट x आएगा। 10x/2. बिल्कुल ठीक है, nx/2 से। और इसी तरह -2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से 1 से। इनका आंसर जो है वो बेसिकली 7x आएगा। ये बात समझ आई कि नहीं आई? मैंने पहले आगे वो से साइड पे आइए। ब्रैकेट नहीं देखा था। ओके, अब थोड़ा सा इसको अब याद रखो, तीनों में x आ रहा है तो याद रखो ये तीनों x एक्चुअली कट जाएंगे। इसको बहुत सारे लोग लिखते ही नहीं है इस स्टेप के अंदर। इट्स फाइन, अगर आप नहीं लिखना चाहते ना लिखना, बट वैसे भी ये कट आउट हो जाते हैं। तो ये चीज बनी 3n/2 -2 = 7। -2 इधर ले जाते हैं तो 3n/2 = 9। सर, तो यहाँ ये 2 सीन को नहीं होगा क्रॉस मल्ट डिनोमिनेटर सेम करने वाला? वो भी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, स्टिल आंसर सेम आएगा, उस पे फर्क, आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। सही सर। ओके 18 और n की वैल्यू एक्चुअली में 14 नहीं थी, वो 6 आनी थी। अच्छा सर, अब ये यहाँ x कब जी कटता था? जब अगर हर वैल्यू के साथ x है तो कट जाता यस, है? ओके। ये जो 6 निकला है इधर हम लास्ट में 6c2 लिखेंगे और ये 6c2 और यहाँ पे पावर 4 आ जाएगी। समझ आया कि नहीं आया किस तरह से करना था ये वाला? सर जी आया सर आया। ओके अभी पूरा तो नहीं हुआ इसके ना कुछ? ये वाला पूरा हो गया। इसमें बस आपने ये चीज बतानी है, ये जो मैंने एंड पे छोड़ी है, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट पूछ रहा है ना। ओ सही। तो इसको 15x² इसको over 4. सॉरी कितना आएगा? 15x² over 4. सर 58/4 आ गया ना? ओके अब ये 50, अच्छा रुक जाओ मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या है, 15x² over 4 यही 4. था, ठीक तो है। वही सर, अब ये याद रखो 15/4। ये, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे थे याद, ये बार बार मेरे से भी मिस हो गया था कि ये ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने मल्टीप्लाई होने के बाद देखना है कि आपका एक्स स्क्वायर किस किस में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैं लाइन लगा देता हूँ। ओके देख के बताओ, सर n 3 की को जगह किससे 6 मल्टी, लिख लेंगे ना? जी क्या कह रहे हो? n हाँ की जगह एन की 6 जगह 6, लेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एन की जगह 6 भी लिख देंगे। पहले तो बजाओ 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम टू गेट एक्स स्क्वायर? सर जो लास्ट मिनट नहीं, हाँ सर 15/4 वाले से। 15x² over 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये पहला 3 इस 15x² over 4 से होगा तो x स्क्वायर आएगा। और -2x को किससे करेंगे? nx over सिंपल 2. nx/2। ओके nx/2, n की जगह मैं अब 6 लिख लेता हूँ तो 6x/2। तो ये कितना आ गया? 45x²over 4, 2 से कट गया तो ये आ जाएगा -6x²। तो बताओ क्या आंसर आता है इसका? हाँ कितना है? सर 21/4। 21। बिल्कुल 21/4 एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 21/4। ओके और बताओ इसमें कोई और क्वेश्चन है तो, इस वाली शीट में बायनॉमियल में?
सर ये मैं देखने रहा था, ये n = 6 कैसे हो गया? क्या चीज 6 कैसे हो? n = 6, पहले ये 14 नहीं थे। मैं तब देखने रहा था, नहीं, कुछ गलत किया था? वही मैं बता रहा था कि हमने उस टाइम पे ये 3 - 2x वाला जो ब्रैकेट है ना, ये मल्टीप्लाई नहीं किया था। हमने ये देखना था अच्छा ठीक 3 है, समझ - गए। 2x होने से मल्टीप्लाई होने के बाद कौन कौन सी टर्म x की आती है। तो वो एक टर्म हमने लिख ली थी, एक मिस कर दी थी, तो ओके इसलिए वो ओके n चेंज हो गया। जी हाँ, सर क्वेश्चन 41। ओके 41 में बेटा क्या होगा? पहले तो आपने a + x⁵ की एक्सपेंशन करनी थी, की थी? जी सर। सर क्वेश्चन बताते हो क्या 41 आया था? क्वेश्चन 11 जैसा ही है, उसके पार्ट बी जैसा है। सॉरी क्या कह रहे हो? 41 कैसा है? सर क्वेश्चन 11 से सिमिलर है 41। 11 में क्या था? ओके, ये उसी तरह का ही है। अच्छा, नहीं हुआ जिसका मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या आप क्या नहीं समझ आया? मैं बता देता हूँ क्या करना है। कि आपने एक्सपैंड करना है और मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि x² का कोएफिशिएंट क्या बनता है। वो 0 आना चाहिए। किया था एक्सपैंड? सर एंड में वो या तो ऐड हो जाएंगे या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 0 बनाने के लिए। ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट होंगे तभी 0 बनेंगे ना। ऐड होके तो 0 नहीं बनेगा ना, सब्ट्रैक्ट होके बनेंगे। ठीक है। ओके ओके, एपीजीपी में आप पूछ लें सर जो तो वाकई पूछना है। सर कल फॉर्मूला शीट नहीं मिलेगी सर? बेटा बेटा कितनी दफा बताऊं ये मैं? सर ना करें सर ऐसे तो। बेटा जितनी बार पूछोगे ना उतनी बार टेस्ट में नहीं दूंगा। ओए होए। इसमें क्या रोने ही लग गए हो? इतना क्या हो गया? सर अभी नहीं इतने सर वो फॉर्मूला याद करने तो अभी इतने याद फॉर्मूला करने याद वाली करने बात पड़ेंगे तब क्या सर। करेंगे? सर हाँ वैसे ही क्या? कोई एक आधा छोटा भी गलत हो गया फिर तो काम अभी खराब गलत हो जाएगा होगा सर। तो बेहतर है ना कि एग्जाम में गलत ना हो, अभी गलत हो जाए। सर जी आपने कहा था कि 5 क्वेश्चंस आएंगे, तो बाइनोमियल के कितने और एपी और जीपी के कितने आएंगे? बेटा ये अब मैं आप क्या चाहते हो, मैं पेपर भी बता दूं क्या आ रहा है? अभी तो मैंने कहा, अभी मैंने यार मैंने सबको कहा है कि टेस्ट अभी आसान है, अभी मुश्किल टेस्ट नहीं है, इजी टेस्ट है। अगर आपने इस सीट से 10 क्वेश्चन भी कर लिए ना तो आपके लिए टेस्ट मुश्किल नहीं है। ओके सर, ठीक है फिर। अभी मुश्किल टेस्ट नहीं बनाया, पहला टेस्ट है इसलिए आसान है, टेस्ट बाद में मुश्किल बनाएंगे। सर अभी बनता भी अभी नहीं तो था सर, अभी हफ्ता पूरा हुआ है बस। बड़े 2 हफ्ते हो गए, रोए ना बस इतना। सर यार रो मत, बिस्मिल्लाह पढ़ के टेस्ट करो। अच्छा चलो, मुझे ये बताओ कि हाँ इसमें इस शीट में बताओ बेटा, एक एक करके क्वेश्चन। अगर किसी ने बेटा पहले चैट में बोल दिया दोबारा बोल देना, देखना पड़ेगा कौन से। सर क्वेश्चन नंबर 12। ओके क्वेश्चन नंबर 12। ये तो बेटा हमने क्लास में किया था, आप आए थे लास्ट क्लास में। ओ सही है जी सर, सही है सर। फिर क्वेश्चन नंबर 15 कर दें। ये वाला 15? सर ये तो ट्रिग्नोमेट्री है, ये तो नहीं करना है। अच्छा वो 15 16 में का। कहाँ है? वो अच्छा नहीं 16 सॉरी है। 16 का। सॉरी। ओके किसी ने किया था 15? यस सर। हो गया था? यस सर हो गया था। चलो मैं भी कर ही देता हूँ। देखो बेटा ये मुश्किल नहीं था, मैंने बार बार बताया है कि हमारे लिए एपीजीपी इजी इसलिए होता है कि हमारे लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है या स्टार्टिंग किस तरह से करनी है वो क्वेश्चन के अंदर खुद मेंशन होता है। इसमें आपको बैठ के इतना नहीं सोचना पड़ता कि भाई हम क्वेश्चन को स्टार्ट किस फॉर्मूला से करें, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर वो चीज़ वो खुद ही बता देता है। तो आपके लिए इतना सोचने के लिए उसमें कुछ होता नहीं है। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए, ओके किस चीज़ के बारे में वो बात कर रहा है? हाँ सर वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कॉमन रेशियो और चलो सम ठीक है, डिफिनिटी की बात कर रहे हैं। चलो एक एक करके। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात कर, डन हो गया, तो यानी जीपी यूज करेंगे। और क्या बात कर रहे हैं? कॉमन रेशियो। ठीक है Sum to कॉमन रेशियो है, बिल्कुल ठीक सम है। टू इंपॉर्टेंट इंफिनिटी। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना चाहिए हमें? सम टू इन्फिनिटी। बिल्कुल सम ठीक है। इंफिनिटी सम का।
बिल्कुल ठीक है बेटा। वो कहता है जो पहली, अब दो सीरीज हैं याद रखना। सीरीज नंबर 1 के अंदर फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है और सम टू इन्फिनिटी एस है। और सेकंड जो मैट्रिक में फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो कैपिटल आर है और सम टू इन्फिनिटी वुड बी 2s। सर इस 2s चीज का क्यों है? बेटा अब आपने ध्यान रखना। हाँ 2s क्यों है? उसने दिया है, उसकी मर्जी, ओह वो 100s दे दे, ठीक है। उसने क्वेश्चन डिजाइन किया ना, तो वो जो मर्जी दे दे, हमें क्या, हमने तो देखना है। और वो कहता है कि अगर आप ये करोगे तो आपका आंसर जो है शो दैट का मतलब है आपका आंसर ये आएगा। तो आपने उसे करके दिखाना है कि ये आंसर निकाल के दिखाओ। तो पहले मैं पहली सीरीज का लिख लेता हूँ। सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला वही है a/1 - r। अब बाय डिफॉल्ट सम टू इन्फिनिटी इज s फॉर द फर्स्ट वन, a की जगह a, 1/r की जगह r। तो इसमें अगर टेक्निकली देखो तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज ना होना सर कि, 2 से मल्टीप्लाई कर सॉरी दूसरे वाले में क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस भी हैं। उसमें ये है कि उसका सम टू इन्फिनिटी 2s है, स्मॉल a सेकेंड टर्म में भी है, बट r की वैल्यू कैपिटल R है बेटा। ये इस चीज का ध्यान रख लेना, ये दोनों आर्स डिफरेंट हैं, ठीक है। अगर इधर भी स्मॉल है इधर भी स्मॉल है, इसका मतलब ये है कि दोनों की फर्स्ट टर्म सेम है। बट इधर स्मॉल आर है और इधर कैपिटल आर है, इसका मतलब है ये दोनों डिफरेंट आर हैं। तो आपने इसको एक दूसरे से कंफ्यूज नहीं करना। यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। ओके। अब मैं ये कर सकता हूँ कि मैं 1 - r को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, इधर a को सब्जेक्ट बना लूं और सेम चीज मैं यहाँ पे करूं, 1 - r और इक्वल टू a कर लूं। अब बाय सब्स्टिट्यूशन मुझे पता है दोनों एज एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो 1 - r इक्वल टू 2s 1 - R। अगर अब आप देखो s इस साइड पे भी है और s इस साइड पे भी है, ये दोनों एक दूसरे के साथ करते, तो 1 - R इक्वल टू 2 × 1 - R। अब तो मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, तो 2 - 2r और 1 - R। अगर आप ऊपर देखो तो स्मॉल r को सब्जेक्ट बनाना है और पॉजिटिव रखना है, ये दो चीजें आपने करनी है। तो मुझे ये -r इधर लेके जाना पड़ेगा, तो ये इधर आके हो जाएगा +r। बाकी ये दोनों टर्म्स उठ के इक्वल की दूसरी साइड पे जाएंगी, तो ये बनेगा 1 - 2 + 2r। तो ये मेरा बन जाएगा 2r - 1 इक्वल टू r। तो क्या यही प्रूफ करना था इस पार्ट के अंदर? जी सर। यस सर। आप बताओ, इसमें कोई मुश्किल था? बस जो वो कह रहा है आप वही स्टेप करते जाओ। मे बी आपको समझ ना आ रही हो कि क्यों कर रहे हैं या क्या इससे आंसर कैसे आएगा, वो इवेंचुअली वो आंसर बन जाता है अगर आप ठीक चल रहे हो तो, सर ठीक है। इसका बी पार्ट भी बी पार्ट भी करा दें, ओके। बी पार्ट में बेटा क्या हुआ? सर ये जो सर आपने वो 2 कहता क्वेश्चन है नहीं x समझ के साथ काटा है। अच्छा क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, अच्छा बेटा। वो कहता है इट इज नाउ गिवन दैट द थर्ड टर्म ऑफ द फर्स्ट प्रोग्रेशन इज इक्वल टू द सेकंड टर्म ऑफ द सेकंड प्रोग्रेशन। अब याद रखो ये दो प्रोग्रेशंस डिफरेंट हैं, क्योंकि दोनों के आर डिफरेंट हैं, इस वजह से दोनों प्रोग्रेशंस डिफरेंट होंगे। ओके, तो मैं करूंगा उसी तरह ही कि मैं फर्स्ट वाले को यहाँ कर लेते हैं। फर्स्ट वाले की चाहिए थर्ड टर्म। टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? सर टर्म का फॉर्मूला होता है आर ARn-1। एन ओके, AR⁻³ - 1 करेंगे इसे, तो ये एक्चुअली बन जाएगा AR²। और इस साइड पे हमें कौन सी टर्म चाहिए? सेकंड टर्म। तो A और इधर लिखेंगे कैपिटल R। याद रखना है इधर कॉमन रेशियो कैपिटल R थी, तो इस चीज का अब आपने ध्यान रखना है। एनीवेज पावर में आएगा 2 - 1, तो ये आ जाएगा A इंटू कैपिटल R। यहां तक समझ आ गया? अब उसने कहा था कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये लिखा हुआ है इक्वल का वर्ड। तो मैं दोनों को इक्वल पुट कर लेता हूँ। AR² इक्वल टू A कैपिटल R। दोनों साइड्स पे आपको, हाँ दोनों साइड्स पे A नजर आ रहा है, मैं दोनों एस काट देता हूँ। तो ये रह गया R² इक्वल टू कैपिटल R। अब R किसके बराबर था? ये प्रीवियस पार्ट में हमने निकाला था, 2 2r - कैपिटल 1। R माइनस, हाँ
इज इक्वल टू आर। अब आप ब्रैकेट ओपन कर लो, ये बनेगा 4r² माइनस 4r प्लस 1 इक्वल टू आर। आर को दूसरी साइड पे ले आओ, -5r प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या मिड टर्म करके आर की दो वैल्यूज निकाल सकते हैं आप। सर एक के 1 और एक के 1/4 निकलेंगे। एक r इक्वल टू 1 आ जाएगा और एक r इक्वल टू 1/4। ओके। क्या इनमें से अब दोनों r तो हो नहीं सकते, एक r होगा, कौन सा वाला होगा बता सकते हो? 1 सर 1 होगा क्योंकि वो ज्यादा सिंपल है। 1/4। ज्यादा स्मॉल है। Sir, 1/4. सॉरी क्या 1/4 कह रहे होगा। समझा? बेटा सर एक्चुअली 1/4 1/4। ही है। बेटा 1 नहीं होगा, उसका रीजन अगर आप देखो, इमेजिन करो कि लेट्स इमेजिन आप कहते हो मैं 1 ले लेता हूँ। आप सम टू इन्फिनिटी में जब इस r की जगह 1 डालते हो तो 1 - 1 0 आता है। तो क्या a 0 ओवर आ जाए। 0 0 नहीं होता बेटा, a ओवर 0 अनडिफाइन होता है। कैलकुलेटर पे करोगे तो मैथ एरर आ जाएगा। बात समझ आ रही है? इसलिए r की वैल्यू 1 नहीं लेंगे हम, r की वैल्यू हमें 1/4 लेनी अच्छा पड़ेगी। ओके समझ लगे। तो हम क्या लिखेंगे, इग्नोर के? हाँ हाँ, इग्नोर लिख दो ओके बस। ये r आ गया, इसकी हेल्प से हम s निकाल लेंगे, दैट्स इट। 2/3 है ऐसे। 2/3 आ जाएगा, ठीक है। और बताओ कौन सा क्वेश्चन है जो नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8। ओके, ये किस किससे नहीं हुआ बेटा? अच्छा, सिर्फ अस्सी से नहीं हुआ। सर मेरे से भी नहीं हुआ। ओके ओके बेटा, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है या वो क्या मांगना चाह रहा है हमसे। एपी है। बिल्कुल ठीक है। एक तो चीज पता लगी एपी है, दूसरा ये क्या दिया हुआ है 84 फर्स्ट टर्म दी हुई। फर्स्ट टर्म, और ये क्या दिया हुआ है -3। डिफरेंस। वो कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच द nth टर्म इज नेगेटिव। nth टर्म इज नेगेटिव का मतलब क्या है? टर्म का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इसका मतलब है nth टर्म इज नेगेटिव, तो लेस देन 0 होना चाहिए, यही मतलब बनता है। यस। ओके, सारी वैल्यूज है हमारे पास, 84, n-1 और d की वैल्यू -3 लो। सो 84 - 3n + 3 0। 3n को मैं इधर ले आता हूँ, 84 + 3 इज 87, और n की वैल्यू क्या निकल आएगी? 29। 29। यानी इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू जब ग्रेटर देन 29 होगी तब मेरा आंसर नेगेटिव आएगा, यही बात है। ओके ओके सर। नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ, n की वैल्यू फिर क्या लेनी पड़ेगी हमें टू गेट अ नेगेटिव 30 आंसर? 30। 32। बिल्कुल ठीक है, ये एक्चुअली आंसर है। बहुत सारे लोग 29 पे जाके छोड़ देते हो। उसने हमसे इनइक्वालिटी नहीं पूछा, इसलिए उसने कहा मुझे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n बताओ। तो यानी इसका मतलब ये है कि अगर नंबर लाइन पे देखें, ये 29, ये 30 और ये 28, एग्जांपल दे रहा हूँ, हमने डिसाइड किया कि 29 से बड़ी होनी चाहिए, तो सबसे स्मॉलेस्ट या पहली वैल्यू जो है वो 30 आएगी, इसलिए हमारा आंसर 30 होगा। बट सर 30 कैसा है, एक दफा फिर से समझाना। बेटा यही तो बता रहा था, और क्या बता रहा था। उसने क्या कहा है कि हमारी इनइक्वालिटी बनी n इज ग्रेटर देन 29, 29 से बड़ा होना चाहिए। तो ये देख रहे हो मैंने नंबर लाइन के ऊपर ग्रेटर अच्छा देन ठीक है। 29, यानी 29 से आगे। तो स्मॉलेस्ट उसने इसलिए लिखा कि 29 के बाद सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, वो 30 होगा, इसलिए 30 डिसाइड किया। ओके, और बताओ। सर क्वेश्चन क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22। इसमें क्या हुआ? कौन सा, ए पार्ट बी पार्ट?
बहुत बेटा आपने किया भी था कि नहीं किया था, बस आपने ऐसे ही कह दी, क्योंकि दोनों पार्ट का एक दूसरे से लेना देना तो है नहीं। सर कोई समझ ही नहीं आ रही थी। क्या चीज नहीं समझ आई बताओ। वो पहला पार्ट किस चीज सर के बारे में स्टार्टिंग बात कर रहे हैं, एपीए की जीपीए? ये भी नहीं पता लगा? बताओगे तो मैं जवाब देना सर शुरू करूंगा ना। जीपी कैसे पता लग रहा है आपको जीपीए पहला पार्ट? सर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग बेटा इंक्रीजिंग। बेटा जब अगर कांस्टेंट इंक्रीज होता है ना, जिस तरह वो कह रहा है कि हर दिन 1.2 किलोमीटर का इंक्रीज है, तो रोज एक सेम अमाउंट का इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब होता है एपी है। ठीक है, जी फर्स्ट टर्म हमारी क्या है? ए की सर वैल्यू क्या वन होगी? सॉरी, 13 first term. बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारी 13 है, ये दी हुई है उसने हमें कि फर्स्ट टर्म हमारी 13 है। डिफरेंस यानी रोज का जो डिफरेंस है वो 1.2 का है। अब वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस शी रन्स ऑन द डे ऑफ द 21 डे पीरियड। बेटा जब आपको पता 37. लग गया, मैं कर देता हूँ, मैं उसको बता भी देता हूँ ना। बेटा ए की वैल्यू अब क्लियर हो गया कि 13 है, डी की वैल्यू 1.2 है, और ये एपी का क्वेश्चन है। अब वो हमसे डे 21 का पूछ रहा है, यानी T21 का वो पूछना चाह रहा है। तो टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमारे पास क्या सारी वैल्यूज हैं, ए एन और डी? हाँ बोलो। Yes, sir. यस सर है। ठीक है, ए भी है, एन भी है, डी भी है, सारी जी चीजें हमारे पास है, हम लगा लेंगे। और सेम चीज बेटा सेकंड पार्ट में वो कहता है फाइंड द टोटल डिस्टेंस शी रन्स इन 21 डेज। तो टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो सम ऑफ 21 टर्म्स क्या है, तो उसका फॉर्मूला ये था। अब आप मुझे बताओ इसमें कौन सी टर्म है ए एंड डी जो आपको नहीं पता इस फॉर्मूला के अंदर? सारी टर्म्स पता है क्या नहीं पता? सारे टर्म्स हैं, यस। ए पता है, ए हमारा 13 है, डी हमारा 1.2 है, और एन 1.2 की है, वैल्यू 21 लेंगे। 21, यस। अब बताओ अलीम, पता लग गया? जी सर। ओके, और बी पार्ट इक्वल अब मुझे इसी तरह देख के बताओ, बी पार्ट एपी है कि जीपी? सर ये जीपी है। बिल्कुल ठीक है, जीपी में मैट्रिक तीन टर्म्स प्रोजेक्शन दी हुई है उसने, हमें तीन टर्म्स दी एक्स हैं उसने, एक्स, एक्स माइनस एक्स 3 और माइनस एक्स थ्री माइनस एक्स 5। माइनस फाइव। बिल्कुल ठीक हो गया। अब पूरी जीपी की सीरीज का क्या चीज सेम होती है? Common ratio. बिल्कुल ठीक है, कॉमन रेट तो सेम होती है बेटा। आर की वैल्यू, आर कैसे निकलता था, आप दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करते थे, तो आप सेकंड और फर्स्ट टर्म का एक कॉम्बिनेशन बनाओ, और एक आप थर्ड और सेकंड का बनाओ, और इन दोनों को हम आपस में एक दूसरे के इक्वल पुट कर देंगे। समझ आया कि नहीं आया? जी सर। ओके, ये लिख लो। हाँ अच्छा, जी, मतलब इसके डिवाइड करके बस इक्वल पुट करके आंसर। हाँ डिवाइड करके ऑब्वियसली इक्वेशन बनेगी, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक से होता तो क्वाड्रेटिक से करेंगे। जी, और बताओ कौन सा क्वेश्चन था इसके बाद, 22 के बाद? एक, हाँ, Sir, question 26. 20. ओके 26। ओके, इसका कौन सा पार्ट पहले ये बताओ, क्योंकि ये दो दो पार्ट्स हैं, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। हाँ, ए पार्ट की बी पार्ट के दोनों ही? हाँ बोलो। किससे नहीं हुआ 26? Sir, B part. बी पार्ट पहले बताओ बेटा, एपीए के जीपी? अच्छा, रुक जाते हैं इसमें बेटा, बाकी लोग भी देख लो। इसमें कहता है कि आपके पास दो स्कीम्स हैं, स्कीम अकॉर्डिंग टू स्कीम ए
अमाउंट जो इंक्रीज हो रही है ईच मंथ दैट इज 0.16। तो स्कीम ए बेसिकली योर एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और इसी तरह स्कीम बी देखो तो उसमें वो कहता है हर साल 6% का इंक्रीज हो रहा है। तो ये कौन सी प्रोग्रेशन हो गई? जीपी। बिल्कुल ठीक है। तो याद रखना एपी इज डिफरेंट, जीपी इज डिफरेंट। स्कीम ए में हमारा जो डिफरेंस है वो 0.16 का है, और स्कीम बी में हमारी कॉमन रेशियो होगी, और कॉमन रेशियो आर की वैल्यू क्या लेंगे हम? 1.06। बिल्कुल ठीक है बेटा, 1.06। और इसी तरह आगे वाली लाइन में कहता है द प्रपोजल इज टू ऑपरेट स्कीम फॉर अ पीरियड ऑफ 24 मंथ्स, द अमाउंट रिसाइकिल्ड इन द फर्स्ट मंथ इज 2.5। तो ए की वैल्यू उसने दे दी 2.5। फॉर ईच स्कीम फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ वेज दैट वुड हैव बीन रिसाइकिल्ड ओवर द 24 मंथ पीरियड। यानी 24 मंथ्स के अंदर कितना रिसाइकिल होता है। ओके बेटा, ये तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। आपने दोनों का सम का फॉर्मूला लगाना था। जब आप स्कीम ए ले रहे हो तो उसमें सम का फॉर्मूला n/2 वाला। तो 24 पीरियड है तो आप n की जगह 24 रखोगे। तो 24/2 इंटू 2a विच इज 2.5 प्लस 24 - 1 इंटू d विच इज 0.16। समझ आ गया रूषा? हाँ जी। सर 27 करा सकते हैं? सॉरी क्या 27? अच्छा 27 करा दूं, मैं करा देता हूँ। स्कीम बी में बस इतना फर्क है कि वो जीपी का फॉर्मूला लगेगा, जो कि फॉर्मूला ये होता है a1 - r⁴ इधर भी हमारे पास ए भी पता है, आर भी पता है, और एन भी पता है। तो इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं था। ठीक है, ओके। और कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 27। यस सर। 27 में क्या हुआ बेटा? Successfully compared in a lower weight class for each boxer, it would require a total weight loss of 13 kg. Okay. At the end of week 1, they have each recorded the weight loss of 1 kg, and they both find that each of the following weeks their weight loss is slightly less than the week before. Boxer A weight loss is 2 kg. Oh, sorry, week 2 is 0.98. It gives that his weekly weight loss follows an arithmetic progression. Write down expression for x weeks. Okay. किस चीज का एक्सप्रेशन है बेटा? एपी के जीपी? एपी। बिल्कुल ठीक है। ओके, ए की वैल्यू क्या लेंगे? 30। नहीं नहीं बेटा, 13 तो टोटल वेट उसने लूज करना था। उसका जो पहला वेट लॉस था वो कितना होगा? 1 kg हुआ था। 1। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उसका 1 था। तो ए की वैल्यू तो 1 लेंगे, और डी की वैल्यू क्या लेंगे? जब पहले वीक में उसकी 1 था और अगले वीक में 0.98 था, तो कितने का लॉस है? यानी डिफरेंस 0.2। कितने का? अच्छा, अब -0.02 बेटा, नॉट 0.2, -0.02। ठीक है, तो डी की वैल्यू आ गई -0.02। अब उसने सिंपली पूछा है कि टोटल वेट लॉस बताना है, यानी सम बताना है एक्स की टर्म्स में। तो x/2 इंटू 2a यानी 21 प्लस x - 1 इंटू -0.02। बस इसको एक्सपैंड कर लेना था। ठीक है, हाँ जी, समझ आया कि नहीं आया ओके गाजी? सर। आप पूछ रहे थे। और सेकेंड पार्ट में भी क्या करना है? अब देखो, ही रीचेस 13 kg ड्यूरिंग n वीक्स। तो आपने बेसिकली सिंपली क्या करना था, आपने इसको इक्वल टू n 13 पुट करना था और x की वैल्यू निकाल लेनी थी। बात समझ आई? यस सर। ओके, और बताओ बेटा, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर 25। 25। ओके, 25 में क्या हुआ बेटा? कौन सा पार्ट, ए के बी?
सर दोनों। अच्छा, ठहरो, इसको मैंने उधर ही ले आता हूँ तो नजर सही से है। ओके बेटा, 25 के अंदर देखो तो वो क्या कह रहा है पहले पार्ट के अंदर, के एपी है कि जीपी? एपी। अच्छा, ओके, पहले पार्ट में वो कहता है कि ओके, एपी था। इसके अंदर वो क्या कहता है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ से मिसप्रिंट हुआ हुआ है, ठहरो मुझे देखने दो। सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। ओके, सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स ये लिखा हुआ है। द फर्स्ट टर्म इज ए, शो दैट द कॉमन डिफरेंस। ओके बेटा, एपी है। अब वो कहता है द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। इसका मतलब है 11 से लेके कहाँ तक? हाँ, 11 से लेके कहाँ तक सेम होगा बेटा? 15। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 11 से लेके 15 तक का सम आपका सेम होगा। अब सम ऑफ फर्स्ट टर्म 10 टर्म्स निकालना बहुत इजी है कि आप एन ओवर सम का फॉर्मूला लगाओ, विच इज 10/2 ब्रैकेट 2a प्लस 10 - 1 विच इज 9d। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ रह जाएगा 5, तो 5 इंटू 2a प्लस 9d, तो ये बनेगा 10a प्लस 45d। यहाँ तक बात समझ आई? जी सर। ओके, अब जो प्रॉब्लम जो है हमारे पास वो ये है कि 11 to 15 टर्म्स का हम सम कैसे निकालें। ठीक है, सर ऐसे कर सकते हैं कि 15 टर्म्स का सम निकाल के फर्स्ट 10 टर्म्स का माइनस कर दो उसमें से। एक्चुअली बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम करेंगे ये कि इसको करने के लिए कि हम पहली 15 टर्म्स का सम निकालें, उसमें से जो शुरू की 10 टर्म्स हैं उनका सम हम माइनस कर लें। फर्स्ट 10 टर्म्स का मतलब है इसको माइनस कर लें। अगर माइनस कर लेंगे तो 11 से लेके 15 टर्म्स का हमारे पास सम आ जाएगा। ये बात सबको समझ आई है कि नहीं आई? कि 11 to यस 15 सर। टर्म्स का सम निकालना हो, जो दरमियान की 4-5 टर्म्स हैं, जो 5 टर्म्स हैं उसका निकालना हो, तो क्या करेंगे? पहले पूरी 15 टर्म्स का सम निकाल लेंगे और उसमें से फर्स्ट 10 माइनस कर देंगे, तो 11 से लेके 15 आ जाएंगे। तो पहले 15 टर्म्स का सम निकाल लेते हैं। 15/2 इंटू 2a प्लस n-1 मीन्स 15 - 1 वुड बी 14d। ये आ गया 15 टर्म्स का सम, माइनस 10 टर्म्स का जो सम है वो ये था। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 10a प्लस 45d। अब इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं, 2 और 15, ये 7.5 आ जाएगा। अब जरा 7.5 इंटू 2 करो तो कितना आएगा? कोई एक मुझे कैलकुलेटर पे करके बताता रहे। सर 15। ओके, 15a और 7.5 को 14 से करना बेटा। सर क्या करना है फिर से बोला? 7.5 को 2 से किया, 7.5 को 14 से भी करके बताओ क्या आता है। सर 105। 105। सॉरी 105। कितना? 105। 105, 105d। और इसी तरह इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये बनेगा -10a - 45d। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा 5a, और 105 - 45 कितना आ जाएगा? 60। 60d। अब करना क्या था, उसने कहा था d की वैल्यू निकालनी, शो दैट द कॉमन डिफरेंस ये आता है। तो लाइक टर्म्स एक साइड पे, तो ये हो जाएगा 10a - 5a, और यहाँ 60d - 45d। यहाँ रह जाएगा 5a और यहाँ रह जाएगा 15d। 15 इधर आके डिवाइड होगा और d की वैल्यू आ जाएगी a/3। और यही आपने पहले पार्ट में प्रूफ करना था। समझ आया कि नहीं आया?
समझ आ गया सारे सर। ओके। और इसी तरह अगर इसका सेकंड पार्ट देखना है तो देखो उसमें कहता है 10th टर्म इज 36 मोर देन द 4th टर्म। यानी वो कहना ये चाह रहा है कि जो भी 4th टर्म है और एक टर्म मेरी टर्म नंबर 10 है, जो टर्म नंबर 10 है वो 36 ज्यादा है। यानी इसका मतलब है कि टर्म नंबर 4 में अगर मैं 36 ऐड करूंगा तब जाके ये दोनों टर्म्स मेरी एक दूसरे के इक्वल होंगी। ठीक है। अब एपी है तो हमें टर्म का फॉर्मूला आता है a+4 - 1 3d हो जाएगा प्लस 36 और इस साइड पे a+9d हो जाएगा। तो ये a+60 और यहाँ पे आ जाएगा a+9d। नहीं ये 3d मैंने क्यों लिख दिया, सॉरी सॉरी, ये 36 था। a+3d+36 ए दोनों साइड पे कट जाएगा, ये रह जाएगा 6d = 36 और 6 आ जाएगी d की वैल्यू और यहाँ से हमें a की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक है। यस सर। ओके और बताओ कोई क्वेश्चन? सर 41। सर 40 का जी बी 41 करवा में दें पहले। बेटा 40 के बी में क्या हुआ? फाइंड द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दैट एस कैन टेक। ओके एक सेकंड क्वेश्चन देखने दो। ओके पहला पार्ट हो गया था ना? यस सर हो गया था। The first term of the progression. ओके बेटा ये डिफरेंट है, ये देख लो, ये मैं समझा देता हूँ। ये प्रोबेबली आपसे नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि पढ़ा नहीं है, इसलिए नहीं होगा कि थोड़ा सा इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो शायद आपको क्लिक नहीं किया। अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। 1 से लेके -1 से लेके 1 तक, यही था। 1 के बिटवीन। ओके अब सीन ये है कि बेटा यहाँ पे लिखा है कि 2 - r, वो s की पूछ रहा है। याद रखो s जो था वो 2 - r के इक्वल था। अगर मैंने यहाँ पे माइनस लगाना है तो आप याद रखो मुझे पूरी इक्वेशन के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो एक्चुअली और याद रखो जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन भी फ्लिप हो जाते थे। तो -1 - r 1, ये बात समझ आई है कि नहीं आई? आइए सर। दोबारा देख लो नहीं आई बेटा। सर। आर बेटा क्या नहीं, साथ साथ बताना भी है कि समझ क्या नहीं है। सर ये आपने इनइक्वालिटी कैसे बनाई? बेटा आर बेटा जब पहले दिन जब पढ़ा था जीपी उसमें मैंने बताया था कि आर की वैल्यू -1 से लेके 1 के दरमियान में होती है। ये याद ही नहीं है ना असल में, पीछे बैठ के बातें जो करते रहते हो। -1 से लेके 1 के दरमियान में होती है आर की वैल्यू। ठीक है अब याद रखना है इसे। अब प्रॉब्लम इस कि मैंने इसको 2 - r बनाना है, मैंने 2 - r की देखनी है रेंज क्या बनती है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। ये तो एक डिफॉल्ट चीज है जो हर बार ट्रू होगी, ये चीज तो कभी भी चेंज नहीं हो रही। अब हमें स्पेसिफिकली 2 - r चाहिए। अब इधर आर के साथ माइनस नहीं था इसलिए मैंने ग्रीन में लगाया ताकि आपको पता लगे ये मैंने खुद लगाया। जब मैं पूरी इक्वेशन के साथ माइनस लगाता हूँ तो इनइक्वालिटी में एक चीज होती थी, साइन फ्लिप होते थे और वो पूरी इक्वेशन के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो गया। समझ आया? तो इस यस लाइन को मैं दोबारा अगर लिखना हो तो मैं दोबारा से इसी तरह पे लिख सकता हूँ, इस तरह से, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मुझे नेक्स्ट चीज क्या करनी है? क्या चीज मिसिंग है अब बेटा? एक ही चीज मिसिंग है। साइंस फ्लिप। नहीं नहीं बेटा यहाँ देखो ना, हमने बनाना क्या है? सर 2।
सर जी बिल्कुल 2 ठीक है, हमें मिसिंग है। 2 मिसिंग है, हमें 2 माइनस आर बनाना है, तो इधर भी 2 लगाओ, इधर भी 2 लगाओ, इधर भी 2 लगाओ, तीनों साइड्स। या ऑब्वियसली क्योंकि जो चीज हम एक पे अप्लाई करते हैं वो एक पे नहीं कर सकते, वो हमें पूरी के ऊपर अप्लाई करनी पड़ती है। तो 2 माइनस 1 1 बनेगा। 2 माइनस आर किसके इक्वल था? एस के। एस के, और 1 प्लस 2 बनेगा 3। ये जो हमसे एस की पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज पूछ रहा है वो ये है, 1 से लेके 3। सर उसमें अगर हमें ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी तो हुई है, उससे नहीं बेटा तो कौन वैल्यू सा? नहीं नहीं बेटा, उससे नहीं निकालनी थी, वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। उससे करोगे तो उससे तो आर की वैल्यू निकलेगी, एस की थोड़ी निकलेगी। तो सर फिर आर की वैल्यू यूज करके एस की बेटा तो आर का हमें पता है, आर फिक्स्ड है, हमें पता है आर की वैल्यू -1 से 1 के दरमियान में होती है, इसके बाहर तो होगी ही नहीं। बात आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर की आपको फिक्स्ड वैल्यू देगा, वो रेंज थोड़ी देगा आपको। ओके सर। यानी जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हो तो आर इज इक्वल टू करके आंसर आता है ना, आर लेस ग्रेटर करके तो नहीं आता। यस सर। ठीक है, वो आर की वैल्यू -1 से 1 के दरमियान की ही होगी, वो हमसे रेंज पूछ रहा है। तो रेंज तो हमें पता है आर की -1 से लेके 1 के दरमियान में ही होती है, तो रेंज हम इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, हम रेंज निकाल लें, आर की वैल्यू नहीं निकाल रहे। ओके सर। ओके, और बताओ बेटा। सर 34। 34। यस। ओके, इसमें क्या हुआ? किस टॉपिक का, मतलब टॉपिक कह रहा हूँ, एपी के जीपी? जीपी। ओके, जीपी में और क्या क्या दिया हुआ इसने हमें? सम ऑफ द 100 टर्म्स और सम टू इंफिनिटी। बिल्कुल, दो चीजें और भी एक चीज दी हुई है। आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। आर दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो आपने दोनों के फॉर्मूला अप्लाई किए थे, सम का और सम टू इन्फिनिटी का? सर समझ नहीं आई थी कैसे अप्लाई करना है। ओह, समझ नहीं आई थी। जरा मुझे फॉर्मूला बताते हो क्या था? आर की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर इज इक्वल टू 0.99, और सम ऑफ 100 टर्म्स निकालना है। सम ऑफ 100 टर्म्स है और सम टू इन्फिनिटी है, दो चीजें। ओके, सम का फॉर्मूला क्या होता था? ए सर एन ओवर 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर। बिल्कुल ठीक है, 1 माइनस आर हम लेंगे 0.99, और 0.99 की पावर होगी 100, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर मीन्स 1 माइनस 0.99। इसी तरह सम टू इन्फिनिटी, ए की वैल्यू ए रहेगी और डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस 0.99। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? आ गई सर। अच्छा, इससे पहले मैं बता क्या करता हूँ, अभी मैं आर नहीं डालता, मैं बता देता हूँ क्यों। इससे मैं ना इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, फिर हम आर की वैल्यू एंड पे डाल लूंगा, ठीक है? अब उसने ओके। क्या कहा, एक्सप्रेस द सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म एज अ परसेंटेज ऑफ द सम टू इन्फिनिटी। आपको याद है परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते थे? मल्टीप्लाई बाय 100% लगता था। न्यूमरेटर में किसकी वैल्यू जाएगी? सम ऑफ 100 के सम टू इन्फिनिटी। सम ऑफ 100। बिल्कुल ठीक है, सम ऑफ 100 ऊपर आएगा और सम टू इन्फिनिटी नीचे आएगा। अगर किसी को नहीं पता लगा तो वो लिखा हुआ है एक्सप्रेस द सम ऑफ 100 टर्म्स, तो जिसको एक्सप्रेस करना होता है वो न्यूमरेटर में आता है। अब सम ऑफ 100 टर्म्स जो है वो ये है, ए 1 माइनस आर की पावर 100 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अब बजाय कि मैं ये डिवाइड की एक बड़ी लाइन लगा के नीचे सम टू इन्फिनिटी लिखूं, मैं उसके बजाय मैं यूं डिवाइड का साइन लगा के ए ओवर 1 माइनस आर यूं लिख लेता हूँ, और आगे मल्टीप्लाई बाय 100%। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? यस सर आइए समझ। अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो क्या होगा? फ्लिप। बिल्कुल ठीक है, रेसिप्रोकल कहते हैं। तो 1 माइनस आर की पावर 100 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अगर अब आप नोट करो, ये वाला ए इस ए से कट जाएगा, ये 1 माइनस आर इस 1 माइनस आर से कट जाएगा, और पीछे रिमेनिंग रह जाएगा 1 माइनस आर की पावर 100 इंटू 100
100%। अब इस r की जगह मैं 0.99 जो मैंने नहीं डाला था वो मैं अब डाल लेता हूँ इंटू 100%। देखो क्या आंसर आता है, 63.39. 63.39%। ये हमारा आंसर होगा। समझ आया किस तरह से करना था? यस सर। ओके, और बताओ बेटा। सर एक दफा ये पूरा क्वेश्चन दिखा दें। देख ले बेटा, ये बेटा वैसे मैंने ना यूट्यूब पे लाइव डाल दिया था, तो अभी खत्म होगी ना क्लास तो ये यूट्यूब पे फौरन आ जाएगा या घंटे बाद आ जाएगा। ओके तो सर। बाद में सुबह उठ के भी देखना हो ना किसी ने सारे क्वेश्चंस तो देख सकते हो। सर 41 का पार्ट बी। अभी 41 किया नहीं था हमने, मुझे क्यों लग रहा है किया था, नहीं किया था। सर हाँ 40 41 किया। का, पार्ट बी। अच्छा ओके, क्या हुआ 41 के पार्ट बी में, जरा बताओ मुझे। सर इक्वेशन वैल्यूज बनाने में कंफ्यूजन हो रही थी, आगे तो समझ आ गई ठीक कैसे है, होगा। मैं बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ क्या क्या करना है। टेंशन क्यों ले रहे हो। जब जीपी है और उसने कहा थर्ड टर्म इज 8 टाइम्स द सिक्स टर्म, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ हाँ बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करके बताना, और कुछ नहीं मैं पूछ रहा हूँ। थर्ड टर्म इनटू 8 टाइम्स ऑफ द सिक्स्थ टर्म। ओके बताओ, सॉरी दोबारा बोलना, मैं लिख लेता हूँ दोबारा, मैंने लिखा नहीं। क्या थर्ड लिखूं? टाइम इज इन थर्ड टाइम इनटू 8 टाइम्स ऑफ द सिक्स्थ टर्म। इसको यूं लिखेंगे अगर किसी को नहीं समझ आया तो। यही बोला था ना कि थर्ड टाइम जो है वो 8 टाइम्स यानी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिक्स टर्म के इक्वल होगा। ठीक है। यस। और सेकंड चीज क्या दी हुई है? सम ऑफ 6 टर्म्स। ओके, सम ऑफ सिक्स टर्म्स। तो सम का फॉर्मूला वही है जो पहले था, ए ओवर 1 माइनस आर एन वाला। ओके, पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले पोर्शन को पहले कर लेता हूँ। टर्म का फॉर्म ये T3, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा और T6 का फॉर्मूला क्या बनेगा, दोनों बताओ। AR पावर 2 बिल्कुल ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8, और इसका AR पावर, पावर 5। बिल्कुल ठीक है। तो दोनों साइड्स पे A और A कट गया, तो ये रह गया 8r² r पावर 5। तो r² को भी इधर लाके डिवाइड कर दो, तो पीछे कितनी पावर रह जाएगी? और 3। 3। बिल्कुल ठीक है, और क्यूब रूट लोगे तो r की वैल्यू कितनी निकलेगी? 2। बिल्कुल because ठीक of है, 2 क्यूब रूट 8 इज yes 2। तो r की वैल्यू तो निकल आई इस, हाँ निकल आई r की वैल्यू। तो अब और क्या निकालना था आपने? उसने सम दिया था, सम कितना था सिक्स टर्म्स का? 31.5। 31.5। तो सम का फॉर्मूला लगाते हैं, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n यानी 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर यानी 1 माइनस 2 इक्वल टू 31.5। इसको सॉल्व करो, यहाँ से a की वैल्यू भी निकालो, इसमें क्या मुश्किल था? चलो बाहर, समझ आ गया ना? यस सर। ओके, और भी क्वेश्चन? वैसे इसमें एक ही वैल्यू निकालनी है। यहाँ से a की वैल्यू निकलेगी, और अगला पार्ट आई थिंक सम टू इन्फिनिटी कह रहा था वो। हाँ सम टू इन्फिनिटी, अब a भी आ गया r भी आ गया। सॉरी दोबारा बोलना, एक सेकेंड दोबारा बोलना, नहीं समझ आ रहा। सर आपने कहा था कि r की वैल्यू -1 से 1 तक होती है, लेकिन इसमें तो 2 आपने जी दी थी। जी जी बेटा, जब सम टू इन्फिनिटी की बात हो रही होती है ना, उसमें r की वैल्यू जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो -1 से 1 के दरमियान में होती है, क्योंकि इसके बाहर की जो वैल्यू होती है वो एक पॉइंट की तरफ, मैंने एक्सप्लेन जब किया था कि अप्रोच करती है, याद है? वो अप्रोच या कन्वर्जन जो मैं समझा रहा था क्लास में। नहीं याद? वो हाँ ना में बताओगे तो पता लगेगा।
नो सर। बेटा यस बारह सर। मैं Yes. मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा, होता ये है, दोबारा देख लो। ये जो -1 से 1 की बात हो रही थी, ये होता है जब सम टू इन्फिनिटी के बारे में बात हो रही होती है। ठीक है, अगर वो वाला भी क्वेश्चन आप देख लो, वहां पे वो एस जो था वो सम टू इन्फिनिटी को ही कह रहा है। ये देख लो, मैंने दोबारा दिखा रहा हूँ, नजर आ गया? तो जब सम टू इन्फिनिटी की बात हो रही होती है तो हमारी वैल्यू -1 से 1 के दरमियान में यस होती सर। है। और इसका रीजन ये होता है कि अगर वो -1 से 1 के दरमियान में नहीं होगी तो सम टू इन्फिनिटी एक वैल्यू की तरफ अप्रोच नहीं करेगा, यानी कन्वर्ज नहीं करेगा। क्योंकि मैंने कहा था सम टू इन्फिनिटी का हो ये रहा होता है कि एक वैल्यू पे आके आपकी वैल्यू स्टक हो जाती है, वो अगली वैल्यू के ऊपर राउंड ऑफ नहीं हो रही होती। तो इसका मतलब है वो एक वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है या कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है। ठीक है। अब जब आर की वैल्यू इसके बाहर होती है तो उनका वो सम टू इन्फिनिटी की बात करेगा भी नहीं, क्योंकि उनका सम टू इन्फिनिटी होता नहीं है। क्योंकि हर वैल्यू के बाद वो अगली वैल्यू बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो वो एक वैल्यू की तरफ अप्रोच नहीं करता, वो डाइवर्ज कर रहा होता है। यानी आंसर आपका बड़ा होता जाता है, उसमें वो पूछता भी नहीं है आपसे। वो सम टू इन्फिनिटी पूछेगा, जिस क्वेश्चन में पूछेगा आप देख लेना, उसमें आर की वैल्यू -1 से 1 के दरमियान में होगी। अब ठीक है। ओके सर। ठीक है, अब याद रखना इसे, काफी दफा बात हो गई इस बारे में। और सर इसका एक पार्ट ए पार्ट भी करवा दें। ए पार्ट में क्या है बेटा? एपी का क्वेश्चन है, टोटल डिस्टेंस उसने दिया हुआ है, ए की वैल्यू कितनी है और डी की वैल्यू कितनी है, दोनों चीजें बताओ। सर he starts the event on my first and उसको छोड़ो, ए की वैल्यू बताओ। 200। बिल्कुल ठीक है, नजर आ गया आपको कि ए की वैल्यू कहाँ लिखी है? ओके, 200 है। और उसके बाद कहता है इट रिड्यूसेस द डिस्टेंस साइकिल बाय 5 किलोमीटर, यानी एपी है, हर दिन 5 किलोमीटर कम होते जाते हैं। तो डी की वैल्यू क्या होगी? -9। बिल्कुल ठीक है, -5 लेंगे। इस चीज का बस ध्यान रखना कि रिड्यूस हो रहा है तो इसलिए -5 लेनी पड़ेगी। तो पीछे रह क्या गया? ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, और पहले पार्ट में वो कहता है कि आपने हाउ फार विल ट्रेवल ऑन May 15, तो T15 निकालना है आपने। तो T15 जब निकलेगा तो फॉर्मूला तो यही है, A+n-1 इंटू डी। ए आपने खुद कहा 200 है, सॉरी, ए की वैल्यू आपकी 200 है और डी की वैल्यू आपकी -5 है। तो बताओ, ए एंड डी तीनों हैं हमारे पास। यस सर। ठीक है, और पूछ जो रहा था, कौन पूछ रहा था, मैंने देखा नहीं। सॉरी सर। हाँ, पता लगा कि नहीं लगा पता? जी सर। ओके, तो ये आ गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में अगर आप देखो, वो कहता है ऑन व्हाट डेट ही विल फिनिश द इवेंट। अब टोटल डिस्टेंस हमें पता है कि 3050 है, तो यानी सम जो है वो 3050 के इक्वल है। तो फॉर्मूला वही n/2 इंटू 2a विच इज 200 प्लस n-1, और डिफरेंस हमारा 5 है, एंड दैट इज इक्वल टू 3050। सॉल्व हो जाएगा ये। हो जाएगा सर। ठीक है, लिख लो इसे भी। जी, थैंक यू सर। कोई बात नहीं, वेलकम। समझ आया बेटा थोड़ा बहुत, आई होप। जी सर, थोड़ा बहुत समझ आ गया। सर बस ये कंफ्यूजन चलो, थी, ये जो -5 आ रहा था। हाँ, वो -5 इसलिए है क्योंकि वो रिड्यूस हो रहा है। अगर वो इंक्रीज लिख देता तो +5 ले लेते। ठीक है, जी। बस इतना सा है इसमें। ओके, चलो, बस एक दफा सारी चीजें दोबारा देख लेना बेटा सब लोग। ठीक है, मुश्किल टेस्ट नहीं है, आसान है। ठीक है, बस थोड़ा ध्यान से करना, प्लस माइनस मिस्टेक बहुत कॉमन है, तो इस चीज का खास ध्यान रखना। ठीक है ना? बाकी हाँ, इजी है टेस्ट, मुश्किल नहीं है। ठीक है, ओके सर। चलो, ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल। ठीक है।
ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, अल्लाह अस्सलाम हाफिज। वालेकुम। अल्लाह हाफिज।